Good morning, class 6 students. Today we are going to discuss our next topic. In the last class, we discussed about the Ladakh and their location and their vegetation, and their water problem and their main occupations, and we also learn about Pashmina shawls, and Pashmina shawl is chiefly woven in Kashmir. Yes, and the fooding habits of people of Ladakh and main animals like cow and joes, yak cows, and we learn about Ladakh is also a part of trade routes, many passes through which caravans traveled. I already told you how the pass is carved out by nature. uh, जिसमें कि ये होता था कि जो पास होते हैं, पास वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं कि दो पहाड़ों जैसे एक ये है एक ये है। हालांकि ये तो अ, ये जो आपको इतना बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है ये एक मतलब बंजर ज़मीन का है, और ये मे बी रिवर रही हो या कुछ भी हो इस तरह से है। बट पास में क्या होता है, पास इसी तरह की घाटियों के बीच से रास्ता निकलता है, पहाड़ों के बीच से, और वो थोड़ा ऊंचाई से होके निकल जाता है। उन्हीं रास्तों से होते हुए आगे हम चाइना और तिब्बत में उस टाइम पे ट्रेड किया करते थे। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसका नेक्स्ट पार्ट है। आप ज़रा इस पर ध्यान दें। इसमें एक क्वेश्चन है कि बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। मतलब बुद्धिज़्म जो है वो एक रिलीजन की तरह है, जो भगवान बुद्ध के टीचिंग से स्टार्ट हुआ। उन्होंने उस चीज़ को बनाया और फिर लोग उस तरह से उसको बहुत मतलब उसकी तरफ खिंचते चले गए, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी बुद्धिज़्म में उस टाइम। और जो उस टाइम हिंदू रिलीजन था या हिंदू फिलॉसफी थी, उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी। उस टाइम बहुत सारा जात पात का भेदभाव और ये सारी चीज़ चरम पे थी। तो भगवान बुद्ध ने फिर उस चीज़ को बनाया और वो इस चीज़ को आगे लेके आया और बुद्धिज़्म इतना पॉपुलर हुआ। तो कहते हैं कि जब तिब्बत की तरफ बुद्धिज़्म गया तो वो लद्दाख के रास्ते गया। ठीक है, वो मैंने आपको जो बताया ना, पास होते हैं और बहुत ट्रेड रूट्स होते हैं, उन्हीं रूट्स के जरिए तिब्बत की तरफ फैलता चला गया जाके। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। कहते हैं कि जो इस्लाम है, जो मतलब मुसलमान लोग होते हैं, उनका जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो 400 साल पहले इंट्रोड्यूस इस रीजन में हो ही गया था। तो उस चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि 1400 के बाद 1400 के बाद आप कहें, क्योंकि 400 ईयर्स अगर इस कैलकुलेशन को आप मानें तो 1600 से अगर आप मानना शूट करेंगे तो उस टाइम तक लद्दाख में वहाँ पे इस्लाम जो इंट्रोड्यूस हो ही गया था। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है, क्योंकि लद्दाख पहले पूरे कश्मीर के एक जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसका पार्ट हुआ करता था। आज वो यूटी बना दी है लद्दाख को। ओके, लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। वहाँ पे ओरल ट्रेडिशन है, मतलब वहाँ गाना गाया जाना, पोएम्स का गाया जाना, ये वहाँ बहुत आम है, पॉपुलर है वहाँ पे। तो वहाँ की जो कल्चर में है, ट्रेडिशन में, वो सॉन्ग्स और पोएम्स हैं, वो चीज़ें भी वहाँ पे कई सारी मतलब पॉपुलर हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, मतलब लोकल डायलेक्ट्स जो हमारी स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में बहुत सारे सॉन्ग होते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागर परफॉर्म। अब देखिए, लोकल वर्जन मतलब वो वहीं के जो लोग हैं, जो तिब्बतन नेशनल एपिक, मतलब तिब्बत में जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महाकाव्य, एपिक वैसे तो महाकाव्य होता है, जो माना गया है वो केसर सागा है वहाँ पे, वो भी गाया है और वो सुना जाता है। एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। मतलब उसको परफॉर्म परफॉर्म करना मतलब सारे लोग मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको गाने का
जो तरीका है वही परफॉर्म करते हैं, और वो मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों ही लोग इस चीज़ में साथ देते हैं। क्योंकि जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ के लिए फिर आपके लिए भाषा मेन हो जाती है। आप धर्म से उस चीज़ को देखते हैं, मे बी आप अलग धर्म के हैं, हम अलग हैं, बट ऐसा नहीं है। मुस्लिम और बुद्धिज़्म दोनों ही इस चीज़ को केसर सागा उगाते हैं तिब्बत में। ओके, अब हम केरला के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। केरला, क्योंकि केरला में इस टाइम सबसे ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। अगर आप टीवी न्यूज़पेपर में देखें तो इस टाइम केरला और कर्नाटका दोनों ही जगह भयंकर फ्लड है, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर हो रहा है, वहाँ नुकसान हो रहा है हर एक चीज़ का। ओके, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि वो साउथ की तरफ है, और साउथ में वो वेस्ट की तरफ है, अरेबियन सी की कोस्ट पे। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड तो वो बेटा समुद्र है, और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। जिधर वो तमिलनाडु का हिस्सा है, इधर तमिलनाडु आ जाता है और इधर केरला आ जाता है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। बहुत सारे मसाले, इलायची से लेके ये जो लौंग और ये आपकी काली मिर्च होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ उगती हैं। आपको पता है केरला स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे अच्छे किस्म का जो स्पाइसेस मसाले की खेती होती है वो केरला में ही होती है। और आप बड़ी क्लास में जब आएंगे तो जानेंगे केरला में ही सबसे पहले यूरोपियन आए थे, और उन्होंने फिर यहीं से शुरुआत की थी इंडिया में कब्जा करने की, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड बहुत फला फूला हुआ था। ओके, इट इज़ स्पाइसेस दैट पेड दिस रीजन। ये मसाले ही हैं जिन्होंने एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, जो कि व्यापारी जो लोग हैं वो यहाँ खिंचे चले आए। ठीक है, ये एक डायग्राम है बेटा, ये चाइनिंग फिशिंग नेट है, मतलब ये उनकी स्टाइल में चाइनिंग फिशिंग नेट हैं जो मछली पकड़ जाते हैं। तो केरला में मसालों की वजह से अट्रैक्ट होके ट्रेडर्स आए यहाँ पे। कौन कौन से ट्रेडर्स आए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी हैं यहाँ से, तो ये आप प्लीज़ इसको समझें भी और लिखें भी। Jewish and Arab traders was the first to come here. सबसे पहले जूइश और अरब ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? केरला में। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब यहाँ पे है बेटा जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट का नाम सुना है ना आपने, जो ईसा मसीह है ना, क्रिश्चियन लोगों के गॉड की तरह वो उनकी पूजा करते हैं। तो उनके मानने वाले और उनके प्रचारक जो लोग थे जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो सबसे पहले यहीं आए थे इसी रूट से, व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड शिप एयर। और आपको याद होना चाहिए सबसे पहले वास्को डिगामा आया था इंडिया सबसे पहले। ये चीज़ आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वो आया था 1498 में। कौन? वास्को डिगामा। ठीक, ये जो नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिलती है ये हम अपनी तरफ से आपको समझा रहे होते हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो ज्यूज और अरब ट्रेडर्स आए केरला में, उसके बाद एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जिनका नाम था सेंट थॉमस। सेंट मतलब संत लोगों को कहा जाता है, जैसे अपने हिंदी में संत बोलते हैं ना, संत महात्मा, ऐसे ही इंग्लिश में यूज़ है सेंट। तो सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे, एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्ट सॉरी कम हियर नियरली 2000 ईयर अगो। कि सेंट थॉमस यहाँ पे 2000 साल पहले आए। अगर 2000 साल पहले की बात करें बेटा तो ये मान लीजिए कि 10 एडी 10 एडी और 15 एडी के लगभग वो यहाँ पे आए थे, क्योंकि आज 2020 ईयर है, 2020 एडी कह सकते हैं। अगर इसमें 2000 साल में कम करूँ तो 15 और 10 के बीच तक ही टाइम जाएगा, क्योंकि ये बुक आपकी पिछले एडिशन की है। ठीक है, ये बुक जो आपकी है ना ये वाली, ये पिछले एडिशन की है। पिछले एडिशन है मतलब एडिशन है ये, इसमें दिया नहीं है फिर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका एडिशन ये थोड़ा सा पुराना है। उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जैक्टली 2000 ईयर ऐड करेंगे तो वो कैलकुलेशन कहीं ऊपर जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10 एडी और 15 एडी के बीच में सेंट थॉमस केरला आए थे। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और कहते हैं
कि इनको ही क्रेडिट जाता है, सेंट थॉमस को, कि वो ईसाई धर्म को इंडिया में ले आए, क्रिश्चियनिटी को, सेंट थॉमस। ओके। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब व्यापारी भी आए और यहीं सेटल्ड हो गए। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago, वो कहते हैं कि वो आज से कुछ लगभग 700 ईयर्स पहले आया। तो 700 ईयर्स की बात हो, मतलब 1300 एडी के लगभग वो यहाँ आया। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता। एक बॉलीवुड मूवी है इश्किया, तो उसमें ये गाना भी है इब्न बतूता के ऊपर। आप अगर यूट्यूब पे इब्न बतूता सॉन्ग करके डालेंगे ना, तब आ जाएगा। अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह। तो वो यहाँ 700 साल पहले आए थे। रॉट ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, वो यहाँ आए और यहाँ जो मुस्लिम रह रहे थे उनकी लाइफ के बारे में लिखा है। एंड दिस सेज दैट देयर वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा उन्होंने 1300 साल पहले कि यहाँ जो मुस्लिम हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं, और ये लोग मसालों का व्यापार भी करते हैं और ये बहुत अच्छे से यहाँ रह रहे हैं, समृद्ध लोग हैं, प्रॉस्पेरस। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। ये चीज़ फिर से आ गई, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ समझते हैं आप? पोर्टुगीज़ बेटा उनको बोलते हैं जो पोर्टुगल के रहने वाले हैं, उसे हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं। पोर्टुगल, पोर्टगल, ये कंट्री का नाम है। अगर आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉलर है बेटा, बहुत पॉपुलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो पुर्तगीज़ ही है, इस टाइम भी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर में से एक और सबसे पैसे कमाने वाले खिलाड़ियों में से एक है रोनाल्डो, वो पोर्टुगल के ही हैं। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको देना ज़रूरी है मेरे लिए। वो पोर्टुगल के हैं, पोर्टुगल एक कंट्री है बेटा, ओके, यूरोप में। इसीलिए कहते हैं कि पुर्तगाल्स ने सबसे पहले समुद्र का रास्ता खोजा था इंडिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप से वो इंडिया की तरफ आए थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, वो पुर्तगीज़ ही थे जिन्होंने रास्ता ढूंढा इंडिया के लिए यूरोप से, यूरोप से होते हुए इंडिया आए। और वो कौन था? वास्को डिगामा। व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। अब वास्को डिगामा कौन था बेटा? वास्को डिगामा पुर्तगीज़ था। पुर्तगीज़ मतलब पुर्तगीज़ भाषा बोलने वाले लोग, पुर्तगाल के रहने वाले लोग। जैसे इंडिया के लोग इंडियन, समझ रहे हैं ना, वैसे पुर्तगाल के लोग पुर्तगीज़। ओके। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। पुर्तगाल हिंदी में बोलते हैं, पोर्टुगल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पुर्तगाल, ये हिंदी में इसको ऐसे पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं पोर्टगल। पोर्ट मतलब समुद्र का जो बीच होता है जहाँ व्यापार करते हैं लोग, बंदरगाह, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ अ पॉइंट फॉर यू कि पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया आए यूरोप से, और वो वास्को डिगामा था और उसने अपने जहाज़ यहाँ पर लैंड की। बिकॉज ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस। एक मिनट देखिए, अब यहाँ देखिए अरब भी आ गए, क्रिश्चियनिटी भी आ गई, मुस्लिम्स भी आ गए, हिंदू यहाँ पहले से ही थे और ज्यूइश भी यहाँ आ ही गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ की हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस जो है, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म। अब ये जो धर्म है इसके बारे में थोड़ा मुझे भी कम नॉलेज है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो ईरान की तरफ से वो लोग आए थे ना, जिनका नाम हम क्या बोलते हैं, एक तो ज्यूस थे जो कि वेस्ट से ही आए थे, बट वो अरब से नहीं आए थे, ना ही वो ईरान से आए थे। ज्यूस बेटा अलग हैं, और एक और रिलीजन है जिसका हम बोलते हैं, क्या नाम था, मैं भी भूल रहा हूँ इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस्लाम तो आया ही आया, और क्रिश्चियनिटी भी आई, और हिंदुज़म बुद्धिज़्म तो इंडिया में पहले से था ही था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मिक्स हैं वहाँ के कल्चर में, और आज भी केरला में ये सारे लोग बहुत प्यार से रहते हैं। वहाँ पे इतने सारे जो आप देखते हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, ये इतने उनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। कोई इतना साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 700 साल पहले आया, तो वो सब लोग वहीं बसते चले गए। ठीक है। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड कॉल्ड चीना वाला। अभी चीना वाला क्या है?
ये केरला में लोग फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और जो यूटेंसिल मतलब जो छोटे छोटे हथियार है, वो चीज़ें यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए वहाँ मछली के लिए, तो चीना चट्टी बोलते हैं उसको। ये मलयालम वर्ड है बेटा, केरला में मलयालम ही बोली जाती है, आप याद रखें, केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, it is believed that the word Chin come from the China and the fertile and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable। ऐसा कहते हैं कि वो चीन चट्टी में से, चीन वर्ड चाइना से है, और यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट है, वो राइस ग्रोइंग करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत राइस होता है, और जो मेजोरिटी पीपल है वो ईट फिश और वेजिटेबल। ये जो राइस और फिश जो है ना, ये बंगाल में भी लोग खाते हैं मछली और चावल के साथ, वो वहाँ खाते ही खाते हैं क्योंकि वहाँ समुद्र है ना पास में, इसलिए। और ये चीज़ आप देखेंगे, ये बोट रेस होती है। हाँ, ये चीज़ आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। ओणम फेस्टिवल होता है, ओणम एक त्यौहार होता है केरला में। जब वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ बोट रेस होती है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये इंडिया है, इंडिया की इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, आपको सीखने को जानने को मिलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने लद्दाख के बारे में जाना जो नॉर्थ की तरफ है, आपने केरला के बारे में जाना, कल्चर के बारे में जाना जो कि साउथ में है। अब देखिए, वही कहना की कोशिश हो रही है, केरला और लद्दाख क्वाइट डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर। जोग्राफिकल फीचर मतलब ज़मीन से जो फीचर जुड़े होते हैं, जैसे लद्दाख में सिर्फ और सूखी ज़मीन है, बैरन लैंड है, और वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और सर्दी बहुत है। लोगों के काम अलग हैं, खाने के तरीके अलग हैं। ऐसे ही आप केरला की तरफ जाएं तो वहाँ सी रूट है, बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ आए हैं हजारों 2000 सालों से। वहाँ पे लैंड फर्टाइल है, राइस भी होता है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। हिस्ट्री एक जैसी है क्योंकि वो इंडिया का पार्ट रहे हैं, तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ किस टाइम पे आई हैं, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ सिमिलर हो सकती हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से। कल्चर मतलब कि इंडिया में जिस तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग धर्म मिल बांट के रह रहे हैं, वहाँ भी ट्रेडर्स कल्चर था, और साउथ केरला में भी ट्रेड कल्चर है। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार तो दोनों तरफ ही लोग करते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ी कॉमन थी। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। और आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख की जब बात करेंगे तो वहाँ तिब्बत से होते हुए चाइना से ट्रेड बहुत सारा होता था, ठीक है। और जब नीचे अब केरला की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स हैं और ज्यूज़ वगैरह, ये लोग बहुत सारे लोग आए। ओके, so it was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh. Its wool that drew traders to these regions. अब ये ज्योग्राफी, ज़मीन कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ पे हवाएं कैसी हैं, और वहाँ पे बारिश कैसी होती है, फर्टाइल लैंड है कि बैरन लैंड, इस चीज़ की वजह से केरला में कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस मतलब मसालों की खेती होती है। और लद्दाख में जो है वो वुल के लिए पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो केरला में नहीं बन सकता, और मसाले लद्दाख में नहीं उगाए जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ट्रेडर्स यहाँ खींचे चले आए उस टाइम से ही, और आज भी है, ऐसा नहीं है। ओके, द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर ऑफ अ लाइफ और रीजन। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो होती है वो एक दूसरे से टाइड बंधी होती है, जो वहाँ की कल्चरल लाइफ होती है। अगर किसी जगह सिर्फ और सिर्फ आसपास समुद्र हैं तो वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ का खान पान, ये सब चीज़ें आपको अलग मिलेंगी, क्योंकि वहाँ फर्टाइल लैंड कम होगी, क्योंकि आसपास सिर्फ और सिर्फ समुद्र से घिरी हुई ज़मीन। आप राजस्थान में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इधर नॉर्थ प्लेन में रह रहे हैं, तो यहाँ आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे। राजस्थान में पहाड़ हैं बट भरतपुर साइड में कम है, आगरा इधर आ जाएंगे, यूपी की तरफ, बिहार की तरफ, तो आपको पहाड़ कम मिलेंगे। यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं। और क्रॉप्स के मामले में आप जानते ही हैं, यूपी, हरियाणा और पंजाब जो है वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे अच्छी लैंड है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए अनुकूल मौसम है, जिस मौसम में सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि हम बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही हैं, हम इंडियंस हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मियरली थिंग ऑफ द पास्ट। कहते हैं कि जो हमारा जो प्रभाव होता है डाइवर्स कल्चर का, वो सिर्फ और सिर्फ बीते हुए चीज़ नहीं है, बीते हुए कल की चीज़।
कि हम उसे भूल जाएं. Our present life's all about moving from place to work or with other. Each move, cultural tradition, way of life slowly become part of new place we are in. जैसे जैसे हम कहीं काम के लिए बढ़ते हैं या कहीं आगे बढ़ जाते हैं, तो जो हमारी कल्चरल लाइफ है, धीरे धीरे जो हमारे ट्रेडिशन से हम वहीं मूव कर जाते हैं. अब मान लीजिए, अब आप सोच के देखिए, इस्लाम इंडिया में आया, तो इस्लाम जब इंडिया में आया तो इस्लाम के आने से पहले यहाँ बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी. जैसे जो पहनावा है, जो भाषा है, फारसी, अरबी या बहुत सारी चीज़ें हैं, रीति रिवाज, वो सब इंडिया में नहीं थे ना. तो जब वो अरब से कोई चीज़ आके इंडिया में सेटल हो गई, तो वो यहाँ भी अपना कल्चर और ट्रेडिशन मूव करेंगे ना, तो वो यहाँ का भी पार्ट हो गया. इंडियंस लोग अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ भी आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ मस्जिदें भी मिलेंगी, सारी चीज़ें, गुरुद्वारे भी मिलेंगे, और इंडिया में आपको चर्च वगैरह भी मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और ऐसे ही हम अपने नेबरहुड पड़ोस में भी देखते हैं कि हम कितने क्लोज़ होते हैं कई सारी कम्युनिटीज़ के. हमारी जो डेली की लाइफ है वो इस तरह साथ साथ गुजरती है, और हम एक दूसरे की कहानियाँ सुनते रहते हैं, कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में, रीति रिवाज के बारे में. ये सारी चीज़ें हमारी कल्चरली जुड़ी हुई हैं. इसीलिए कहते हैं इंडिया डाइवर्स कंट्री है. यहाँ बहुत सारे विभिन्न विभिन्न टाइप के लोग रहते हैं, बट सब इंडियन हैं. पहले वो इंडियन ही हैं, उसके बाद कोई वो किसी धर्म में बटे हुए लोग हैं. इसीलिए कहा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता. ठीक है, क्योंकि हमारे विभिन्नताएं बहुत हैं. इंडिया डाइवर्स है, और वो हमेशा अपनी इस मजबूती के लिए जाना जाता है. जब ब्रिटिश लोग इंडिया आए थे, तो जो वुमेन और मैन थे यहाँ, कल्चरली डिफरेंट था ही उनमें, रिलीजियस भी था, बैकग्राउंड भी अलग अलग होते थे, अमीर गरीब आदिवासी SC ST ये सब चीज़ें भी. तो वो भी जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, सब ने मिल के उसको अपोज किया. ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों से कोई एक इंसान लड़ा हो, सब ने मिल के लड़ाई लड़ी. इंडियाज़ फ्रीडम स्कूल मूवमेंट एंड थाउजेंड ऑफ पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड डिड इट. और इंडिया में इंडिया की आज़ादी के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों का हाथ था. दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. एक साथ मिल के काम किया, जेल भी एक साथ गए, उन्होंने नए नए तरीके ढूंढने के वो ब्रिटिश का कैसे खिलाफ कर सकते हैं. ठीक है. तो इंटरेस्टिंगली, जब ब्रिटिश, अगर इस बात की हम बात करें, तो ब्रिटिश जो थे वो ये सोचते थे, देखो, डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट. उन्होंने ये चीज़ हमेशा यहाँ की है. आपको पता है, ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, ये अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी ही हमें सिखा के गए हैं. और हमारे जो आज के लीडर्स हैं, वो भी हमें धर्म के नाम पे बांट के अपना सिर्फ वोट बैंक बना लेते हैं. हमें लीडर्स की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी कंट्री इंडिया के बारे में सबको मिल के सोचना चाहिए. ओके. एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम. अगर वो डिवाइड कर देंगे इंडियंस को, क्योंकि वो अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई, और ऊपर से ये कास्टविज्म बहुत है इंडिया में, तगड़ा है. तो इस चीज़ का उन्होंने हमारे ऊपर बहुत फ़ायदा उठाया है. ऐसी बात नहीं है, अगर हम ये चीज़ें नहीं मानते तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ इतने टाइम रूल नहीं कर पाते. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया उनको कि हम कितने भी डिफरेंट हैं, लेकिन हम यूनाइटेड हैं, एक हैं तुम्हारे खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ. ये एक सॉन्ग है बेटा, बहुत अच्छा सॉन्ग है. ये जलियांवाला बाग के ऊपर है. एज अ सॉन्ग तो नहीं कहूँगा, बट ये बहुत अच्छी पोएम भी है. तो इसमें यही बोला है कि जब बुलेट्स जलियांवाला बाग में चली थी, तो कोई अकेला नहीं था वहाँ, ब्लड हिंदू का भी था, मुस्लिम्स का भी था, एक साथ बहा था. उस चीज़ को आप भूल मत जाना. इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें कही हैं. और ये जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के जरिए इस चीज़ को लिखा गया है. ठीक है. ओके. दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर इन अमृतसर. आप याद रखिएगा, जलियांवाला बाग अमृतसर में है. कहाँ है? पंजाब. अमृतसर कहाँ है? पंजाब में. वहाँ ये मैसेकर हुआ था. मैसेकर होता है बेटा हत्याकांड. आपको शायद यहाँ हुआ, बहुत सारे लोगों पे, निर्दोष लोगों पे गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने, पूरे पार्क की एक तरफ गेट से लॉक लगवा के, और लोग वहाँ से निकल नहीं पाए थे, उन पर गोलियां चलवाई थी. तो वो जलियांवाला मैसेकर हुआ था अमृतसर में. ओके. In a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ब्रिटिश जनरल था जनरल डायर. उसने इनोसेंट लोगों पे, अनार्म्ड निहत्थे लोगों पे शांति
पूर्वक वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को मारा, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच पुअर, अमीर गरीब, सब गैदर्ड हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है बेटा विरोध करने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज composed एंड sung by टू अनदर इन द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये जो ऊपर वाला सॉन्ग है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए कंपोज किया है और गाया गया है, उनके सम्मान में, उनकी याद में, वो बहादुर लोग जो इस तरह से हमारे देश के लिए शहीद हुए। तो आप एक तरफ देख सकते हैं कि ब्रिटिश कितना क्रुएलिटी हमारे ऊपर कर रहे थे, और आप हम लोग कितना आपस में मिलजुल के भी उनसे लड़ते रहे। यही इस देश की महानता है। आप भी याद रखें कि आप इंडिया की पहचान बने, आप धर्म और जाति में ना बटे। हाँ, आप मानिए, बट इतना ना मानिए कि कोई कंट्री के लिए वो खतरनाक हो। आप हर चीज़ कीजिए, पूजा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, चर्च जाइए, जो आप कर सकते हैं। यू आर फ्री। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आप कितना फ्री हैं इन चीज़ों को मानने के लिए। लेकिन धर्म के नाम पे देश को मत डिवाइड कीजिए। देश पहले है। आप अपनी हर तरह की रीति रिवाज मानिए, बट ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो इस तरह की धार्मिक भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पे, कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है इस दुनिया में। जो लोग मरते हैं वो एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कैसे पता करोगे आप कि ये ऊंचा था कि नीचा था? इसी मिट्टी में मिलना है सबको। तो फिर ये जो चीज़ें हैं वो इंसान के लालच ने, और ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज सिखा गए, इन चीज़ों की वजह से। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, और अब आप यूनिटी में बिलीव कीजिए, एक साथ रहने में। जो गलत है वो गलत मानिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो। और इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन मत कीजिए। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आप बैकवर्ड बनेंगे, आप आगे नहीं सोच सकते अपने कंट्री के लिए। सो दिस इज़ द लास्ट। और ये इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दे रहे हैं पंडित नेहरू। ये उस टाइम का लाल किले का सीन है। ये देखिए, जामा मस्जिद है और इतना स्पेस है, लोग बैठे हुए हैं। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज। अब देखिए, यहाँ एक नया क्वेश्चन बन गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी किसने? तो आपका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं कि इंडिया यूनिटी इसलिए नहीं है कि समथिंग आउटसाइड आए और हम एक हो गए, नहीं। वो कहते हैं इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। वो कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा गहरी बात है वो, और हमारे अंदर ही मौजूद है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज। कहते हैं यहाँ तो वाइडेस्ट टॉलरेंस, सहिष्णु लोग बहुत हैं, किसी की सुनने वाले समझने वाले लोग बहुत हैं, और ये बिलीफ जो विश्वास है और जो परंपरा है प्रैक्टिस की हुई, ये हमारी हर एक चीज़ को बढ़ावा देती है और उसको एक्नॉलेज करती है, सबको बताती है कि हम कितने लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ओके, इट वाज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। ये नेहरू ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द को यूज़ किया फॉर इंडिया के लिए। ये आपको नॉलेज देने वाली चीज़ें हैं। और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो यहाँ एक आपको एक बड़ी नॉलेजेबल चीज़ मिलेगी ब्लू बॉक्स में। इंडियन नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो कंपोज किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर आप उसको भी देखेंगे तो वो भी एक अलग ही तरीका है कि हमारी इंडिया की यूनिटी को डिस्क्राइब करने का। और हम समझ सकते हैं कि उसमें कितने कितने वर्ड और कितने गुजरात, बंग, मराठा, ऐसे करके जितने वर्ड यूज हैं, तो आप उसको भी अगर पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सब पूरी यूनिटी को दिखा रहा है, इंडिया को। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द चैप्टर। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, टिक करवाई हैं, और आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसको भेज देंगे ताकि आप इनको ढूंढ के लिख सकें। और कोशिश कीजिए आप अच्छे से रिवाइज करें, और लेटर ऑन इनका रिवीजन होने के बाद जो चैप्टर नेक्स्ट लेवल पे होंगे, मतलब जो हम आगे के चैप्टर करवाएंगे, वो ज़रूर होंगे। ओके, 6th क्लास, काइंडली अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क टू मी, बट आफ्टर 1 PM मैसेज छोड़ दें, कॉल कर सकते हैं। आप फ्री हैं, ये 4-5 महीने से हम बात आपको समझा देते हैं कि आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल मैसेज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है। आप बेझिझक कीजिए, बट आफ्टर 1 PM कीजिए, क्योंकि हम तब तक बिज़ी रहते हैं।
ओके, और बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है, आप मैसेज करेंगे उसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, बट आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ ही दीजिए। कॉल आप वो दोपहर के बाद ही कभी करें, ठीक है। अगर हम कभी कॉल ना उठा पाएँ तो काइंडली आप मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे विद नेम एंड क्लास। आप अपना नेम और क्लास ज़रूर बताएं, बेटा हमें कैसे पता चलेगा आप किस क्लास के हो, क्या नेम है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।